क्या माहौल है नेपाल का सर? जैसा क्लाइमेटिक चेंजेस होता है इसी तरीके से वहाँ का माहौल भी चेंज होते रहता है। बालन शाह जो आजकल भारत में सोशल मीडिया पे बहुत पोस्टर्स वायरल हो रहे हैं उनके, तो क्या वास्तव में ऐसा कुछ पॉलिसी आने वाली है नेपाल में कि 20 साल का युवा पढ़ाई कर रहा है, किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करेगा? बोलने में करने में कथनी और करनी में फर्क होता है। मंत्री का बच्चा बड़ा स्कूल में पढ़ेगा, उसके पास पैसा है, गरीब का बच्चा कहाँ पढ़ेगा? ये उसका पॉलिसी एक सही है। इसको समर्थन कर रहे हैं? इसको समर्थन हम कर सकते हैं, हमारा मंच समर्थन करता है। और बालन सरकार ने एक बहुत बड़ा गलती काम की है, बहुत बड़ा। नेपाल में शनिवार छुट्टी होता था, अब बालन सरकार आने के बाद में संडे भी छुट्टी कर दिया। संडे छुट्टी क्यों किया? क्योंकि चर्च जाने का। देखिए कितना बड़ा दुर्भाग्य देश में धर्म परिवर्तन करा रहा है और हिंदू से वोट ले रहा है और हिंदू को ही नकार रहा है और हिंदू के देश में बैठ रहा है और हिंदू का ही खा रहा है। भारत की सरकार से नेपाल को जो अभी ये सब जो क्रियाकलाप चले, जो हिंदुओं को दमन करने का, उनका परेशान करने का, मंदिरों को तोड़ने का, कुछ सपोर्ट, कुछ सहयोग, ऐसी कोई चर्चा या की पेशकश की गई है आपके साथ नेपाल में? मोदी जी ने गलती किया है और नेपाल को पहले हिंदू राष्ट्र बनाना आवश्यकता है, क्योंकि नेपाल में 2,64,00,000 है और 99 लाख से ओनली वोट दिया। 1,64,00,000 ने वोट ही नहीं दिया। नेपाल में जो इंडिया का सामान है, जैसे मोटरसाइकिल, कार, ये सारी चीजें, नेपाल में उनका क्या रेट होता है? आपका ये कि यहाँ का जो आइटन गाड़ी है, हमें हम 5 लाख में खरीदते हैं, नेपाल में इसका दाम है 30 लाख। आइटन का कीमत 30 लाख? 30 लाख है नेपाल में सर किंग का क्या रोल है? किंग जब तक था 5 चीज का गारंटी था। सवाल यहाँ पर ये उठता है, जब किंग का शासन इतना अच्छा था तो फिर क्या स्थितियां और परिस्थितियां बनी कि किंग का शासन हटा और ये प्रधानमंत्री शासन लागू हुआ? प्रचंड चप्पल खरीदने के लिए पैसा नहीं था, तो ये और बाबूराम भट्टराय दोनों मिलके हिंदू खत्म करो। कि नेपाल में क्या एक आम इंसान न्याय की उम्मीद कर सकता है? कतई न्याय नहीं मिलेगा, इसलिए उसका नाम हमने, हमारा मंच ने रखा है कि सिंडिकेट। न्यायालय का नाम? हाँ, दलालों का सिंडिकेट। नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाने में मोदी जी को पूरा फुल्ली सपोर्ट करनी चाहिए, ओपनली आकर। ओपनली तो भारत में नहीं कर पा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश ओझा उर्फ नीर गोरखपुरी और आज का ये पॉडकास्ट एक बार फिर से बिल्कुल अलग होने वाला है। कारण क्या है कि मेरे जितने भी पॉडकास्ट आपने देखे हैं, मैं कोशिश करता हूं कि समाज में जो झूठ फैल रहा है, जो गलत चीज़ें परोसी जा रही हैं, उसके ऊपर से हम पर्दा हटाएं और समाज को कुछ सच्चाई बताएं और दिखाएं कि आखिर वास्तव में चल क्या रहा है। पिछले सारे तमाम पॉडकास्टों में मैंने आपको ज्योतिष से रिलेटेड, वास्तु से रिलेटेड और नेपाल के इशू को लेकर हमने कई सारी चीज़ें आपको बताई, जिसमें मालूम पड़ा कि जो तख्ता पलट हुआ वो वास्तव में क्यों ज़रूरी था। और एक बार फिर आज नेपाल इशू हम आपके बीच में लेकर आ रहे हैं। अब आप कहेंगे कि नेपाल इशू ही क्यों? क्योंकि सोशल मीडिया पर इन दिनों जो वहाँ पे वर्तमान प्रधानमंत्री हैं बालन शाह साहब, जो बहुत कम उम्र में प्रधानमंत्री बने, उनकी तारीफ भारत में बहुत ज़्यादा होने लगी है। लोग उनको यूथ आइकॉन बताने लगे हैं और जगह लगातार पोस्टर सोशल मीडिया पे आप देखेंगे जिसमें बताया जाएगा कि वहाँ पर ऐसा उन्होंने कर दिया कि 20 साल से पहले कोई युवा किसी राजनीतिक पार्टी को सपोर्ट नहीं करेगा, मंदिर में वीआईपी कल्चर हटा दिया गया है, सरकारी स्कूलों में चाहे नेता हो, मंत्री हो, कोई भी हो, वो सेम सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे, प्राइवेट स्कूल कल्चर ख़त्म हो रहा है। आखिर वास्तव में ये सब हुआ भी है या सिर्फ एक प्रोपेगेंडा चलाने की कोशिश की जा रही है? इसी मुद्दे पर बात करने के लिए आज मैं आपके बीच में जिसको लेकर आया हूँ वो नेपाल से ही जुड़े हैं, उसके साथ साथ इनका संबंध भारत के साथ भी बहुत प्रमुख रहा है। कैसे? ये रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं और मेघालय में सेक्रेटरी पद और उसके कई विभागों में, कई मंत्रालयों में भारत सरकार के ये उच्च पदों पर रहे और साथ ही साथ नेपाल हिंदू राष्ट्र पुनर्स्थापना मंच के ये संस्थापक भी हैं, जिसमें नेपाल में जो करोड़ों नेपाली हैं वो सब इनकी संस्था से जुड़े हुए हैं और भारत में जितने लाखों नेपाली हैं वो भी इनकी संस्था से जुड़े हुए हैं। तो स्वागत करते हैं, हमारे साथ हैं विष्णु प्रसाद बरल जी। सर स्वागत है आपका। नमस्कार, धन्यवाद। क्या माहौल है नेपाल का सर? नेपाल का माहौल जैसा क्लाइमेटिक चेंजेस होता है, हाँ, वातावरण चेंज होता है, हाँ, इसी तरीके से वहाँ का माहौल भी चेंज होते रहता है। हाँ, तो इसमें आप देखिए 18 साल पहले लोकतंत्र का नाम लेकर आया कौन? माओइस्ट, एक आतंकवाद के उसमें उभरे, उनको आतंकवाद घोषित किया यूएनओ से। उसके बाद में जनता का हत्या किया, राष्ट्रसत्ता का हत्या किया, उसके बाद में सत्ता कब्जाया। उसके बाद में बोला कि आज उनका नारा था कि संपत्ति सबको बराबर बांटेंगे, नेपाल को स्विट्जरलैंड बनाएंगे और कोई गरीब नहीं होगा, कोई धनी नहीं होगा।
इस नारे के साथ, इस मुद्दे के साथ वो आगे आए। इसका रिजल्ट 18 साल में 40, ये 44वां प्रधानमंत्री है। अच्छा, इतना प्रधानमंत्री बने, साल में एक बार, जैसा आपका बिजनेस में, व्यापार में भाग बंटा होता है, बंटवारा होता है, इस तरीके से बंटवारा में तुम इतना साल बैठो, मैं इतना साल बैठूँ, इस तरीक़ा से इन लोग ने 18 साल देश को तहस नहस कर दिया। इतना ही में सीमित नहीं रहता है, और आगे जाके ये लोग ने सोशल मीडिया टोटली बंद कर दिया। तब जाके जेएनजी के नाम पर उतर गया और तोड़फोड़ हुई, और सारी अमेरिका का फाइनेंशियल समर्थन मिला। और इसमें बालेन शाह जो है वो मेयर था, वो बैक में था। अच्छा, उसका रोल वो मेन इसका वो एजेंडा और मेन ऑब्जेक्टिव, मेन हीरो बालेन था, लेकिन बैक में था। उसके साथ रवि लामछाने, जो आज अमेरिका में 9 लोन लेके वो भाग के नेपाल आया, दे नहीं सका, रात भाग गया, और नेपाल में आके बोला मैं देश बनाऊंगा। उसका बाद में सहकारी का धन का सदुपयोग कर दिया, मिसयूज कर दिया। उसके बाद में वो जेल में था, वो जेल से प्लान करके बालेन और वो प्लानर बन के उसके बाद में आगे ये जेएनजी आंदोलन का आरंभ किया। अच्छा सर, साल भर हो चुका है मुझे लगता है, लगभग हाँ, ये आपका भाद्रव महीना 23 तारीख हुआ था। हाँ, ये लगभग साल भर के आसपास भाद्रव आने वाला है, जेठ है, असर, सावन, भादव, और 3 महीना बाकी है। हाँ, यानी करीब 9-10 महीने, 9 महीने के 7 महीना, 7-8 महीने, 7 महीना हो गया। हाँ, तो इन 7-8 महीने के अंदर आपको लगता है कि जो बालन शाह के आने के बाद नेपाल की कुछ तरक्की में, कुछ विकास में, कुछ फ्यूचर में कुछ अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है, कुछ चेंजेस आया है? ऐसा है, ये तो सब बोलते हैं कि हम विकास करेंगे, हम युवा प्रचालित करेंगे, देश को हम इसमें ले जाएंगे, तरक्की में ले जाएंगे, और देश को हम कंपटीशन में ले जाएंगे, तो और देश के साथ भी हमारा कंपेयर कर सकते हैं हम, इस तरीका के लोग बोलते हैं। उसके लिए क्या क्या चाहिए आपको? प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए, टेक्निकल नो हाउ चाहिए, टेक्निकली फिजिबिलिटी, वायबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी चाहिए। इतने ही में सीमित भी नहीं रहते। उसके बाद में कोऑर्डिनेशन चाहिए। आपका विदेश में जितना भी देश है, 205 देश है टोटल विश्व में, उसमें 196 देश यूएनओ में रजिस्टर्ड है, 10 देश और रजिस्टर्ड होना बाकी है। वो भी उन लोग के साथ भी उनका कोऑर्डिनेशन कैसा है, रिलेशन कैसा है, और वो कितना से कितने आदमी उनको जानते हैं, ये भी जरूरी है। उसके बाद में उनके पास डिप्लोमेटिक डायलॉग किस तरीके से और किस ढंग से और किस डिजाइन से हम आगे प्रस्ताव प्रेजेंट करने वाला है, उसका भी होना जरूरी है। उसके साथ साथ पॉलिसी क्या है, पॉलिसी क्या कहता है, और बेस क्या होगा, आधार क्या होगा हमको बात करने का, तो इसका भी जरूरी है। तो ये सारे मद्देनजर से इसके बारे में खाली पढ़ने से नहीं होगा, खाली बोलने से नहीं होगा। ऑब्जर्वेशन, नॉलेज, प्रेजेंस ऑफ माइंड और फील्ड स्टेटस। नहीं तो बालन शाह जो आजकल भारत में सोशल मीडिया पे बहुत पोस्टर्स वायरल हो रहे हैं उनके, तो क्या वास्तव में ऐसा कुछ पॉलिसी आने वाली है नेपाल में कि 20 साल का युवा जब तक पढ़ रहा युवा है, पढ़ाई कर रहा है, कि किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करेगा, और मंदिरों से वीआईपी कल्चर बंद करेंगे, और सरकारी स्कूल में नेता मंत्री जो भी IAS PCS कलेक्टर कुछ भी बनते हैं, अगर अधिकारी कोई बनता है या कोई एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर बनता है, वो सब एक ही सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे, ऐसा कुछ पॉलिसी आने वाली है क्या? ऐसा है, बोलने में करने में, कथनी और करनी में फर्क होता है, ये कहीं नहीं होता। वो तो केजरीवाल ने भी बोला था वीआईपी का कल्चर खत्म कर दूंगा, तो क्या हुआ, आप लोग के सामने में है। तो आपके सामने में है, इतना ही में सीमित तो नहीं है। और बालन सरकार का जो उसने बोल रहा है, ये एक किस्म सही बोल रहा है। सबका बच्चा एक ही स्कूल में पढ़ेगा। अच्छा, ये ठीक है, ये सबके लिए एक है ना। मंत्री का बच्चा बड़ा स्कूल में पढ़ेगा, उसके पास पैसा है, गरीब का बच्चा कहाँ पढ़ेगा, ये उसका पॉलिसी एक सही है। इसको समर्थन कर रहे हैं, इसको समर्थन हम कर सकते हैं, हमारा मंच समर्थन करता है। ठीक है। और दूसरा इनको जो भ्रष्टाचार जड़ से उखाड़ने के लिए, उनको भी हम समर्थन करते हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार जहाँ है वहाँ देश खत्म है।
अभी क्या स्थिति है नेपाल में भ्रष्टाचार की? भ्रष्टाचार के अभी जो ये सरकार आने के बाद में अभी भ्रष्टाचार के आंकलन करने के लिए, एनालिसिस करने के लिए हमको कुछ समय चाहिए होता है। अच्छा अच्छा। वो समय तो अभी हुआ ही नहीं, 1 महीना भी नहीं हुआ। तो उसमें हम आंकलन, अभी हम 30 दिन का एक एनालिसिस करेंगे, कितना % भ्रष्टाचार हुआ, कितना % ये लोग ने काम किया, कितना % फील्ड में अचीवमेंट हुआ, कितना % फील्ड में फेल हुए, ये सारा हम निकालेंगे। जब 54 सेक्टर को हम मद्देनजर रखते इसको करेंगे, तब हम बता पाएंगे कि बालन सरकार में भ्रष्टाचार हुआ और नहीं। अच्छा, पिछले पॉडकास्ट में आपने कहा था सर कि करीब 19 लाख मस्जिद बना दी गई हैं जो अब और लगातार बढ़ रही हैं, करीब 8-9 लाख जो चर्च बना दिए गए हैं। तो क्या लग रहा है कि बालन शाह के आने के बाद उस पर कुछ कार्रवाई हो रही है या उसी स्पीड से मंदिर और मस्जिद बनाए जा रहे हैं? ऐसा है। हाँ, इसमें हम बालन सरकार को अभी समर्थन भी नहीं करते हैं, हम कुछ बोल भी नहीं रहे हैं। इसमें हम किस लिए कि देखिए, बालन सरकार का क्या है कि वहाँ में ये मुस्लिम को छुट्टी मिलता है, हाँ, मुहर्रम में छुट्टी मिलता है, ईद में छुट्टी मिलता है, सब में छुट्टी मिलता है। तो हमारा हिंदुत्व को इसमें क्यों नहीं मिलता है रामनवमी में? अच्छा, यह हमारा प्रश्न है उससे, बालन से। ओके, ये बालन को देखना है। हाँ, इतना ही भी नहीं, और जितना भी हमारा छोटा पर्व आता है हिंदुत्व का, सनातन के देश है, हिंदुत्व का देश है, बाकी को छुट्टी देने का तो मतलब ही नहीं बनता है। वो देता है, पहले से दे के आ रहा है, वो ख़त्म नहीं कर पा रहा है। क्यों ख़त्म नहीं कर पा रहा है? उसका कहाँ समस्या है, उसको जनता जानना चाहते हैं। एक दूसरा आपका देखिए, 25 क्रिसमस में क्यों छुट्टी देना है? नेपाल तो क्रिश्चियन रहने का देश ही नहीं है ना, ईसाई का देश नहीं है नेपाल। तो उनको मतलब ही नहीं, वो तो धर्म कन्वर्ट किया गया है। कन्वर्ट किया तो जाओ भाई, जैसे शादी करते तो घर जाते हैं अपने, तो वो भी चले जाओ, तुम शादी वो ईसाई बन गया, जाओ तुम अपने उनका ईसाई के देश में जाओ, तो वहाँ रहने का अधिकार नहीं है। तो इस तरीका का होता है, तो उनको छुट्टी क्यों देना है, उनसे क्या मतलब है? और बालन सरकार ने एक बहुत बड़ा गलती काम की है, बहुत बड़ा। नेपाल में शनिवार छुट्टी होता था, अब बालन सरकार आने के बाद में संडे भी छुट्टी कर दिया। तो संडे छुट्टी क्यों किया? क्योंकि चर्च जाने के लिए। लेकिन यहाँ तो कुछ और चल रहा है। यहाँ तो ये बताया गया कि जो पहले 8 घंटे की नौकरी थी उसको 12 घंटे कर दिया गया है, और जिस वजह से वर्किंग आवर्स बढ़ा दिए गए तो 2 दिन की हफ्ते में छुट्टी कर दी है। नहीं, सोशल मीडिया पे ये चल रहा है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ। सोशल मीडिया में तो हवा में चल रहा है। अच्छा, सोशल मीडिया का तो हम कितना हम इसको तथ्यांक मान सकते हैं, कितना नहीं मान सकते हैं, वो तो हम लोग एनालिसिस। तो वर्किंग आवर बढ़ाए गए हैं क्या? वर्किंग आवर बढ़ाने का उन्होंने कहा है, लेकिन कर रहा है उतना ही। क्योंकि अभी वो जो बायो केमिस्ट्री बना दिया है, सुबह 9 बजे 10 बजे आते हैं और 5 बजे जाते हैं। अच्छा, वो 8 से 12 घंटे करने वाला भी कुछ नहीं है? नहीं, अभी तक मेन आपको लगता है कि जो नेपाल में ये शनिवार की छुट्टी रखी गई है वो इसलिए रखी गई है कि चर्च में जा सकें? नहीं, हाँ, शनिवार की छुट्टी तो चर्च जा ही नहीं सकता ना। संडे को, संडे तो काम है ना। हाँ, शनिवार का छुट्टी रखा है, संडे को काम करना है। अच्छा, ठीक है। संडे को काम करना है, दफ्तर खुला रहता है नेपाल में। अभी बालन ने आके संडे को छुट्टी दिया, उनको ईसाई लोगों को चर्च जाने के लिए छूट दिया संडे को। ये सबसे बड़ा बुरा काम किया बालन सरकार ने। अच्छा, और बालन सरकार में अभी 35 पास्टर आया है। तो पास्टर को अगर वहाँ रखने, नाम बदला नहीं, पास्टर बनाए। पास्टर बना तो नाम बदलो भाई, वो नाम नहीं रख सकते हो। देखिए कितना बड़ा दुर्भाग्य देश में, धर्म परिवर्तन कर रहा है, नाम नहीं बदल रहा है, और हिंदू से वोट ले रहा है, और हिंदू को ही नकार रहा है, और हिंदू के देश में बैठ रहा है, और हिंदू का ही खा रहा है। अब देखिए, सब कुछ हिंदू का, नाम और काम ईसाई का। तो इनको देश में रहने का क्या अधिकार है? नहीं तो नाम बदलो। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी का उसमें अर्थ मंत्री स्वर्णिम वागले लिखता है। स्वर्णिम लिखने का उसका अधिकार ही नहीं है, क्योंकि वो तो जब PhD करने गया था नेपाल से, वो रिलीजन धर्म उसने लिखाया था क्रिश्चियन, वो फॉर्म हमने उसका निकाला है। तो वो कैसे बोल सकता है कि मैं ये हूँ, हिंदू हूँ? कैसे वो 3 इलेक्शन का टाइम में, चुनाव के टाइम में 3 लाइन लगा दिया, हिंदू बन गया, त्रिपुटी का, हाँ त्रिपुटी बना दिया। तो इस तरीके के गुमराह करना और हिंदू को बर्बाद करना,
हिंदू का ही खाना, हिंदू से ही वोट लेना और उसका हिंदू देश में राज करना। अच्छा, ये सर जो अभी बीच में हमने किया था लास्ट टाइम, उसमें आपने बताया था कि राष्ट्रीय परिचय पत्र में महिलाओं को चूड़ी, बिंदी, ये सब मंगलसूत्र नहीं पहनने की बनाई थी। तो क्या इनके आने के बाद इन्होंने उस पर कुछ काम किया, क्योंकि तो बहुत जरूरी था? उसको लाने वाला रवि है, और अच्छा। रवि तो स्वतंत्र पार्टी का अध्यक्ष है, उसी ने लाया था ये मुद्दा। अच्छा, ये बालन की पार्टी का ही है? बालन की पार्टी का ही है, बालन तो ज्वाइन किया ना वो पार्टी में। अच्छा, तो उस पर हटाने की भी कोई प्रक्रिया नहीं है, वो सेम चल रहा है? अध्यक्ष ही हुई है। अच्छा, अध्यक्ष हुई है। हाँ। टोपी नहीं पहन सकता आप, नेशनल पोशाक नहीं पहन सकता आप, राष्ट्रीय पोशाक नहीं पहन सकता आप, चूड़ी नहीं पहन सकता, सिंदूर नहीं लगा सकता, आपको फोटो ऐसा राष्ट्रीय परिषद में इसे खींचना है। तो इसका मतलब आपको पहले सीधा सीधी आपको ईसाई बना दो। तो रवि वो स्वयं उसी ने लाया। तो फिर सर क्या फर्क लग रहा है? जो ओली कर रहे थे वही तो फिर ये कर रहे हैं, फिर क्या फर्क है इन दोनों में? नहीं, इसमें बालन और रवि में थोड़ा अंतर है। हाँ। रवि जो है वो महाठक नाम है उसका। अच्छा। उसका उसने अमेरिका को चीटिंग कर दिया। अच्छा। अमेरिका को ठग लिया, देश में आया, यहाँ आके ठगा, यहाँ भी ठगा, जनता को झूठ बोला, और बोलने में उसने ओल्ड रिकॉर्ड रख दिया। बोल बोल के जनता को गुमराह करता है, करना काम नहीं, और नॉलेज नहीं, खाली 10 पास है। वो क्या कर लेगा देश में? बोलने से खाली काम नहीं चलता है। तो उस बाद में यहाँ आके सहकारी में जेल भी गया। तो और ये ईसाई को प्रमोट करता है, इसीलिए रवि से नहीं हो सकता है। बालन में थोड़ा फर्क है। बालन एक पढ़ा लिखा व्यक्ति है और टेक्निकल है, इंजीनियर है, स्ट्रक्चरल इंजीनियर है, बेंगलोर से पास आउट किया है। इसीलिए वो अगर करता है तो फिर वो महाठक तो अध्यक्ष है, तो वो फिर उसको खिंचाई कर सकता है। तो इसीलिए यहाँ में थोड़ा उसको फ्रीडम, स्वतंत्र प्रभाव से इंडिपेंडेंट फ्रीडम होकर काम करने के लिए वो अगर ये करेगा, क्योंकि बालन का समर्थन भी सांसद उतने ही है, वो रवि से ज़्यादा तो बालन का है, लेकिन रवि अगर खींचता है तो सरकार गिर भी सकता है। अच्छा, नेपाल की अभी सेना को मजबूत करने के लिए कुछ कर रही है सरकार? नहीं, कुछ नहीं कर रही है। अभी 1 लाख सेना तो कुछ हो गया, उद्योग हो गया तो सब भाग जाएंगे, वो भी छिप जाएंगे जंगल में जाके, क्योंकि वो कुछ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए नेपाल में मिनिमम आपका 20 लाख आर्मी चाहिए, क्योंकि नेपाल में सबका नज़र है। नज़र इसलिए है यूरोपियन कंट्री का, गौतम बुद्ध का जन्मस्थल नेपाल में है, सीता माता का जन्मस्थल नेपाल में है, शंभू भगवान का प्रकट हुआ नेपाल में ही हुआ, और आपका ये मुक्तिनाथ नेपाल में है, पशुपतिनाथ नेपाल में है, देवभूमि है, जहाँ से अभी 152 साल 190 साल हो गया, वहाँ में आग नहीं, और 72 कुंड भी नेपाल में ही है। जनकपुर धाम में 72 कुंड से जाना जाता है। 72 कुंड कोई देश में नहीं है। तो ये ऐसा इतिहास है नेपाल का। तो इसको मिटाने के लिए पूरा यूरोपियन कंट्री लगा हुआ है, पूरा विश्व लगा हुआ है। लेकिन क्योंकि ये इतिहास मिटाने के लिए भगवान का जो शक्ति, अब 190 साल है, वो आपका जो भगवान का ये अभी तक कोई नहीं बुता पाया। महाबोधि ने वहाँ में बम फाड़ा, बम में पहुँच गया। अच्छा सर, एक चीज़ जानना चाहूँगा, आप जैसे बता रहे हैं कि हिंदुत्व का या सनातन धर्म का और सबसे बड़ा जो एक कहा जाए कि केंद्र जो है नेपाल भी रहा है। नेपाल ही है ही नेपाल। हाँ, नेपाल देवी देवता का जन्मस्थल नेपाल। वहीं भारत में जो अभी वर्तमान सरकार है, ये अपने आप को हिंदुओं के हिंदुत्व की सरकार बोलती है, सनातन धर्म की सरकार बोलती है। तो क्या कभी इस नरेंद्र मोदी सरकार से या भारत की सरकार से नेपाल को जो अभी ये सब जो क्रियाकलाप चले, जो हिंदुओं को दमन करने का, उनका परेशान करने का, मंदिरों को तोड़ने का, कुछ सपोर्ट, कुछ सहयोग, ऐसी कोई चर्चा या की पेशकश की गई आपके साथ नेपाल में? ऐसा है, मोदी जी ने एक गलती किया है। गलती ये क्या है कि जो एमसीसी था, मिलेनियम चैलेंज कॉर्पोरेशन, एक एनजीओ है, नेपाल में संसद में बिल इंट्रोड्यूस करना था एक एनजीओ को, सरकारी उसको नेपाल के, और नेपाल का जो रेवेन्यू आएगा 25% उसको मोदी जी का इशारा में वो लोग ने पास कर दिया। अच्छा। वो नहीं होना चाहिए था, क्योंकि वो देश का नेगेटिव, जनता का उसमें नहीं, फेवर में नहीं, नेगेटिव था वहाँ ये। तो और नेपाल हिंदू राष्ट्र बन सकता है, और नेपाल को पहले हिंदू राष्ट्र बनाना आवश्यकता है, क्योंकि नेपाल में 2 करोड़ 64 लाख है और 99 लाख से ओनली वोट दिया। 1 करोड़ ने वोट दिया, 1 करोड़ 64 ने तो वोट भी नहीं दिया। अच्छा। हाँ, अभी जो वोट पड़ा है 1 करोड़ पड़ा है। और टोटल वोटर कितने? टोटल पॉपुलेशन है 2 करोड़ 64 लाख। 1 करोड़ 64 ने वोट ही नहीं दिया? नहीं दिया।
और वो है ही नहीं देश में, बाहर है, वो तो जनता का है, सब तो बाहर बाहर जा रहे हैं नौकरी करने के लिए। अभी जितना भारत में है उनका भी तो आईडी नेपाल का है, लेकिन अच्छा। वहाँ क्या नहीं कर पाते हैं ना, जा नहीं पाते हैं ना, पैसा नहीं है, गरीब है, हाँ। बहुत समस्या है, अपना परिवार पालना है, इसी ये सारे समस्या का ग्रीवेंसेस का वजह से वो लोग जा नहीं पाते। नेपाल में अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं कुछ जॉब की, कुछ ऐसा करने की कि सर कुछ नहीं, काम की? जो अपॉर्चुनिटी नेपाल में जॉब की आएगा, जॉब आएगा, जॉब आपका ये जितना फैक्ट्री कारखाना कॉल कारखाना इन लोग ने बंद किया है उसको दोबारा पुनः स्थापना करेंगे तो वहाँ में 50 लाख युवा सीधा जॉब आ जाएगा, 50 लाख जॉब ओपन हो जाएगा, तो उसमें 50 लाख को रोजगार मिल जाएगा। उसके बाद में जो 50 लाख युवा है हम उसको रिसर्च में लगाएंगे, पहाड़ी क्षेत्र में किसी 54 सेक्टर में कहीं भी 50 लाख हम एडजस्ट कर लेंगे, उसमें कोई बड़ा इशू नहीं है। तो तब जाके नेपाल को कुछ 1 करोड़ युवा प्रचारित करेंगे, एक घर में एक नौकरी होगा और मिनिमम सैलरी 80,000 से लेके 5 लाख तक ग्रेड पे बनाना पड़ेगा। उसके बाद ये भंसार जो 400% 400% भंसार ले रहे हैं उसको, ये विश्व में नहीं है, 28% हाईएस्ट लिविंग टैक्स है वर्ल्ड में, तो उसको हम खाने पीने का सामान में फ्री करेंगे और कपड़ा में 10% कर देंगे और मशीनरी में 18% कर देंगे। अच्छा, ये मैं भंसार जो आपने बताया, ये मतलब अभी नेपाल में जो इंडिया का सामान है और भारत में जो सामान मिल रहा है जैसे मोटरसाइकिल, कार, ये सारी चीज़ें, नेपाल में उनका क्या रेट होता है? आपका एक यहाँ का जो आइटन गाड़ी है यहाँ में हम 5 लाख में खरीदते हैं, नेपाल में इसका दाम है 30 लाख। आइटन का कीमत 30 लाख 30 लाख है नेपाल में। 400% भंसार है। पहले तो आप यहाँ का मुद्रा देखिए, 5 लाख में खरीद लिया तो नेपाल का 8 लाख हो गया। हाँ। और 8 लाख का तो आपका 800 को 32 लाख तो भंसार हो गया तो 40 लाख का 50 लाख का गाड़ी हो गया सीधा सीधी। नेपाल में सर किंग का क्या रोल है? नहीं, किंग जब तक था 5 चीज का गारंटी था, धर्म परिवर्तन नहीं था, गौ हत्या होता तो फांसी का सजा था, शांति का देश घोषित किया था, आप लोग को इतिहास में पढ़ लीजिए, शांति का देश था, हिंदू राष्ट्र तक घोषित किया, और हिंदू राष्ट्र का साम्राज्य था, पूरा विश्व का हिंदुत्व का सनातन परिवार का साम्राज्य किंग ही था, राजा ही था। तो ये 4 चीज का तो गारंटी था। अब ये लोग ने वो भी खत्म कर दिया, तो इसीलिए उन लोग ने तो, क्योंकि लोकतंत्र नहीं था, ये राजतंत्र को हत्या करने के लिए लोकतंत्र आया था। लोकतंत्र में तो काम नहीं किया नहीं लोग ने, भागबंडा किया। ये लोग ने क्या बोलता है, अभी जो दलित कोटा बनाया, अपने बीबी को बच्चे को रखता है, दलित को पता ही नहीं लगता है, दलित को ने सांसद बनाया बीबी, और उसके बाद में ये लोग बोलता है तुम इतना बैठो मैं इतना बैठूंगा, 2 साल तुम बैठो 2 साल मैं बैठूंगा, भाग बंडा हो रहा है। तो इसलिए इससे अच्छा तो राजा थे और हिंदुत्व सुरक्षित था और गौ माता का सुरक्षा था, और उसके बाद धर्म परिवर्तन का गारंटी था, तो शांति का देश था। तो ये सब तो खत्म कर दिया। तो इसलिए राजतंत्र का बिना नेपाल नहीं रह सकता है, और नेपाल एक ही आदमी से चलाने का देश है। हाँ, नहीं, लेकिन सर सवाल यहाँ पर ही उठता है, जब किंग का शासन इतना अच्छा था तो इतना बढ़िया वहाँ पे सब कुछ चल रहा था, शांति भी थी, हिंदुत्व भी था, और गौ हत्या पे सजा बहुत, मतलब फांसी भी तक आ रही थी, भ्रष्टाचार कम था, तो फिर क्या स्थितियाँ और परिस्थितियाँ बनी कि किंग का शासन हटा और ये प्रधानमंत्री शासन लागू हुआ? ऐसा है, अभी प्रचंड चप्पल खरीदने के लिए पैसा नहीं था, पुष्पा कमल दाहाल, भारत में आधार कार्ड बनाया है छविलाल दाहाल से, नेपाल में पुष्पा कमल दाहाल बोलता है, 10 जगह में 10 नाम है उसका। तो उसने चप्पल खरीदने का पैसा नहीं था और किसी के पास खाने का नहीं था, कभी तो इसको कोई जानने वाला कोई था, ये रिकॉग्नाइज हो ही नहीं सकता था। तो ये और बाबूराव मटराई दोनों मिलके हिंदू खत्म करो, राष्ट्र का सत्ता। ये दोनों कौन है ये भी बताइए। ये प्रचंड तो हत्यारा है, ये 17,000 आदमी मारा, ये जो आंदोलन हुआ था, माओइस्ट आंदोलन हुआ था नेपाल में। क्या पद है इनका वहाँ पर? ये परिषद अध्यक्ष था ना। इनकी किसकी पार्टी का? ये माओइस्ट पार्टी था ना पहला। अच्छा, ओली वाली कम्युनिस्ट पार्टी। अच्छा अच्छा, ठीक है। उसके बाद में इन्होंने इसमें क्या माओवादी पार्टी को डिजॉल्व कर दिया, बट उसने प्रचंड ने अभी बोला कि अभी अध्यक्ष चेंज करना है। हमेशा तुम रहेगा क्या अध्यक्ष, 18 साल से तुम्हें चेंज हो नहीं रहा है, तो बोला तुमको चेंज करना होगा। अच्छा, चेंज करना होगा बोला, तो उसने पार्टी डिजॉल्व कर दिया। अच्छा, अब बताइए, पार्टी डिजॉल्व कर दिया, चेंज नहीं हुआ। उसके बाद उसने फिर नया पार्टी बनाया, खुद संयोजक बना। ये हालत है, तो लोकतंत्र कहाँ है नेपाल में? लोकतंत्र का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। वहाँ में लूटतंत्र लाया, हत्यातंत्र लाया,
बलात्कार तंत्र लाया और उसका बाद में देश बेचो तंत्र लाया। नहीं, मेरा सवाल सर ये है कि किंग के शासन को हटाने के पीछे क्या रणनीति रही? यही तो राजा कैसे बनना हट था। गया? जनता कैसे मान गई? अरे जनता को तो अभी हम जाके बोलेंगे हम ये कर देंगे, सब मेरा पीछे लगा। अभी बालन का पीछे लगा, अगर बालन काम कर पाया नहीं पाएगा वो बात का बात है। हाँ, और वो रवि आया, रवि क्या काम, न पढ़ा लिखा है ना कुछ है, वो क्या काम करेगा? वो झूठ बोल के जनता को किंग ने विरोध नहीं किया कि शासन मेरा बदल रहा है, अब में कोई दिक्कत, कोई उन्हों भी प्रचार जब चुनाव होने ही थे, वो लोग थे, वोट नहीं दिया जनता ने। जनता ने उनको वोट नहीं दिया। तंग हो गया ना, तंग हो गया। ये बदलना आवश्यकता था कि अच्छा। वो लोग के बार बार बारी बारी इतना बार तो ये बार तुम बैठो, नेक्स्ट टाइम मैं बैठूंगा, तुम 2 साल बैठो, मैं 1 साल बैठो। मेरा पार्टी में 50 आदमी है तो मेरा भागबंडा में इतना, मेरा भाग में इतना पड़ेगा। तुम अब कोई पैसा आया, अनुदान आएगा, सीधा भागबंडा, एक रूम बंद हो जाएगा, भागबंडा शुरू हो जाएगा। अभी किंग का क्या रोल है नेपाल के अंदर? अभी किंग का बिना देश नहीं चलता। अभी किंग जब तक नहीं लाएंगे हिंदू साम्राज्य का नाम में, तो अभी सब जनता उतर चुके हैं कि किंग को लाना है। भूमिका क्या है अभी भारत नेपाल की राजनीति में? किंग का भूमिका रोल क्या है? नहीं, महत्व वो क्या है? वो वाच कर रहे हैं कि अभी वो सड़क में उतारने वाले हैं हम लोग। हाँ। अभी हम लोग के सड़क में उतरेंगे और फिर ये अगर हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं करता है बालन, तो युद्ध तो होगा। ये युद्ध कोई नहीं रोक सकता। देखिए, माओवादी ने युद्ध किया, इनका बारी गया। कम्युनिस्ट ने युद्ध किया, इनका बारी गया। कांग्रेस ने युद्ध करके जमाया 10 साल, उसका भी गया। उसका बाद जीएनजी के नाम में बालन आया, वो भी गया। तो वो सब हिंदू कौन है? हिंदू है। अब समझ लीजिए यार, अब लास्ट बारी हमारा है हिंदू राष्ट्र वाले का। तो लास्ट बारी में हम भी खप जाएंगे और हम भी बैठेंगे और हिंदू राष्ट्र घोषित होगा, राष्ट्र संस्था को रखेंगे, राजा ही देश चलाएगा। अच्छा, आपने एक बार कहा था कि नेपाल की संसद में वैश्यावृत्ति को प्रमोट करने के लिए हाँ, एक बिल लेकर आए थे। अभी क्या स्थिति है उसकी? नहीं, एक पौडेल हाँ। सांसद बोलता है नेपाल में यौन व्यापार, हाँ। यौन व्यापार करना है, हाँ। यौन व्यापार के लिए बिल लेना है। अच्छा। इस तरीके से उसने बात किया। तो इसीलिए उसको तो सारे जनता बोला कि तेरा बेटी को, तेरा बीवी को बना ले पहले, उसका बाद फिर जनता का लिए बात कर, और तेरा बात करने का अधिकार वो नहीं। कौन था ओली गवर्नमेंट में? नहीं, वो कांग्रेस का सांसद था। कांग्रेस, नेपाल कांग्रेस में? नेपाली कांग्रेस का अच्छा, सांसद था। सांसद था। वो और किस पार्टी- ओली प्रधानमंत्री था। उनका सरकार में क्या रोल है? वो अभी नहीं है, उसको भी खत्म कर दिया। अच्छा, उसको खत्म कर दिया। सारे को खत्म हो गया। अभी हिंदू का बारी है। अच्छा। सबका बारी खत्म हो गया। अच्छा। अभी हिंदू का बारी है, हिंदू राष्ट्र होगा। अच्छा, एक सवाल मेरा यहाँ पर ये बनता है कि ओली गवर्नमेंट, अभी पिछली गवर्नमेंट में आपने कहा था कि जो ओली है वो चाइना का आदमी है। हाँ है। तो ये बालन कौन से देश का आदमी है? अमेरिका या का नेपाली है? नहीं, अमेरिका का है। तो अच्छा। हाँ, ये तो पकड़ता ही है। हाँ। अमेरिका से पैसा आया, अच्छा। अमेरिका से समर्थन मिला, हाँ। अमेरिका का साथ सांठगांठ हुआ, हाँ। तब ये किया। नहीं तो पैसा चाहिए ना, वहाँ इतना आंदोलन कहाँ से होगा? तो ये अमेरिका ने सेटअप करा है यहाँ पे ये बालन शाह के रूप में नेपाल की हाँ गवर्नमेंट? हाँ हाँ, अमेरिका का हाथ है इसमें पूरा। तो इसमें जो पिछली गवर्नमेंट में ओली ने जो कुछ करोड़ रुपयों में जो नेपाल का कई बीघा जमीन, एकड़ जमीनें बेच दिया जो चाइना बेच दी थी, तो ये गवर्नमेंट लाने की कोशिश कर रही है क्या? नहीं, अभी तो ये कितना तक लाएगा, कितना तक नहीं लाएगा, अभी बोलना मुश्किल है। अच्छा। जल्दी भाई, अभी 1 महीना है। अभी हम देखने का, इनको 1 महीना में इसका प्रोग्रेस रिपोर्ट निकालेंगे। हाँ। कितना काम किया, कितना नहीं किया, उसका आंकलन बनाएंगे। उसका बाद हम आगे फिर आपके साथ आएंगे, फिर ब्रॉडकास्ट में हम उनको ये। तो आपको क्या लगता है सर कि अगर इसी तरह से कोई चाइना का आदमी, कोई अमेरिका का आदमी, कल को मान लो कोई तीसरा बनेगा वो रशिया का होगा, जब चौथा मान लीजिए कभी कोई पाकिस्तान का ही ना आ जाए, तो नेपाल का खुद का आदमी क्यों नहीं बन रहा है? ऐसा है, इनके पास देखिए, आपका घर में दूसरा ने कब्जा किया तो आपका घर नाश होने के लिए तैयार है। नाश तो होना ही है, तो लिखा हुआ है शास्त्र में, विनाशा काले विपरीत बुद्धि। तो इसीलिए अभी ये लोग है आपका, चाहे कभी चाइना, कभी पाकिस्तान, कभी अमेरिका, कभी रशिया, ये करते रहते हैं। इनके पास ना प्रेजेंस ऑफ माइंड है ना कुछ। अभी बालन ने एक चीज़ शो कर रहा है, पैसा फाइनेंस सब अमेरिका के समर्थन में कर लिया, लेकिन अभी अमेरिका को भी प्रधानमंत्री बनने के बाद में अमेरिका का डोनाल्ड ट्रम्प ने उसका अपना सेकेंड मैन को, फर्स्ट मैन डोनाल्ड ट्रम्प का फर्स्ट राइट हैंड, उसको भेजा बालन को मिलने के लिए, लेकिन बालन नहीं मिला। ये इसने दिखाया है। अच्छा, मतलब आदमी प्रॉपर तरीके से अमेरिका का, या भी थोड़ा पीछे हट रहे हैं? नहीं, अभी बाहर में दिखावट ऐसा है, भीतर में क्या है मैडम, मुख में राम राम, बगाली में छुरा भी हो सकता है।
अच्छा, एक चीज़ सर ये बताइए कि अमेरिका के ऊपर ये कहा जाता है कि वो हर उस देश पे नज़र या युद्ध करता है जहाँ पे तेल होते हैं या कोई ऐसे संसाधन चीज़ होती हैं। ये तो पक्का है। नेपाल से क्या लेना चाहता है अमेरिका? और यूरेनियम है नेपाल में, नेपाल बहुत धनी देश है। अच्छा, ये इनके पास तो प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं है, इनके पास दिमाग नहीं है, इनको तो खाली लूट के खाना है, कहाँ ठगना है, कहाँ हत्या करना है, कहाँ बलात्कार करना है, इनको ये है दिमाग में। इनके पास तो रिसर्च का तो दिमाग है ही नहीं, अनुसंधान का तो। इसका वजह से आज ऐसा हुआ। नेपाल में तो मिनरल है, यूरेनियम है, क्या नहीं है, कोल्स है, माइनिंग, सब कुछ है नेपाल में। पानी है, विश्व में पानी खत्म हो जाएगा, नेपाल में पानी खत्म नहीं होगा। तो इसलिए ये है नेपाल, सोना का चिड़िया है नेपाल। तो इसीलिए वहाँ में सबका नज़र वहाँ है। तो यानी सर अगर इतना सब कुछ है नेपाल में और इतने प्रधानमंत्री अगर बदलें, जैसे आप 44 शायद बता रहे हैं, तो यानी वो तो फिर देश के प्रधानमंत्री ना होकर देश को गर्त में डाल के चले गए। नहीं, ये सब भी यही कर रहा है ना, काम तो नहीं कर। तो राजा था तो उसमें गारंटी तो था 4-5 चीज़ में तो पहले ही बताया। इसलिए राजा को ही चाहिए, राजा ही कर सकता है, वो किसी का प्रचलित नहीं होता है। वो प्रचलित आज तक नहीं हुआ और होगा भी नहीं। अच्छा, पूर्व प्रधानमंत्री माधव हैं, वो भी मीडिया में कह रहे हैं कि बालन शाह को जाना चाहिए। हाँ। प्रचंड जी हैं, वो भी बोल रहे हैं कि बालन शाह को जाना चाहिए। और जो इससे पहले भी पिछले प्रधानमंत्री रहे ओली, वो भी कह रहे हैं कि बालन शाह को जाना चाहिए। और कौन कौन है जो कह रहा है बालन शाह को जाना चाहिए? ऐसा है, इन लोगों का बोलने का कोई अधिकार नहीं है। अच्छा, क्यों नहीं है? पहले अपना झाको। माधव नेपाल पूर्व प्रधानमंत्री, ये भी ईसाई है, धर्म परिवर्तन कर चुका है। ये ने पतंजलि को एक जमीन अलॉटमेंट किया काठमांडू में, कापरे बोलने वाला जगह में, और वहां से अलॉटमेंट करके बाद में फैक्ट्री तो बात छोड़ दीजिए, प्लॉटिंग करके बिक्री करने के लिए फिर फाइल पास कर दिया। उसके बाद में उसने भी पैसा लिया और 60-40 करके ये लोग ने पैसा खाया, और उसको तत्काल प्रभाव से सांसद पद चला गया माधव नेपाल का। उसके बाद जेल भी गया, तो बेल में है वो 1 नंबर। अच्छा, 2 नंबर पैसा खाया हुआ है। तो वो आदमी, भ्रष्ट आदमी, ठग आदमी, जो झूठा आदमी, वो उसको कैसे बोल सकता है? नहीं बोल सकता है, क्योंकि बालन का तो वो आरोप तो अभी सिद्ध नहीं हुआ है। वो इसलिए माधव नेपाल का बोलने का कोई अधिकार नहीं है, कोई राइट नहीं है। ये क्योंकि खुद स्वयं झाँक ले, खुद चोर है, खुद भ्रष्टाचार है, खुद संसद पद गया, जेल गया, और अभी कितना 25-30 आदमी को जेल में खटखटा में खड़ा कर दिया, वो तो प्रमाणित हो गया। तो इसीलिए माधव नेपाल का बोलने का कोई अधिकार नहीं है। 1 नंबर आई। 2 नंबर प्रचंड का बात करिए। प्रचंड ने 83 अरब रुपया दुबई में रखा हुआ है। अच्छा, तो दुबई बैंक में। उसके बाद में 17,000 जनता का हत्या करा दिया। अच्छा, 3 नंबर में आई है, जनता को दमन कर रहा है और सबको संपत्ति बराबर बांटेगा बोलने वाला आदमी अकेला खाया। अपना बेटी बेटा सबको दलित कोटा से बनाया, सांसद बनाया, राजदूत बनाया, सब कुछ उसका खानदान को किया और किसी का कुछ नहीं किया। तो इसलिए उसको भी बोलने का अधिकार नहीं है। वो भी चुप रहना चाहिए, नहीं तो उसको देश से भगा देना चाहिए। वो जहाँ बोलेगा वहीं उसको पकड़ के थप्पड़ लगा के बाहर कर देनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि उसने बहुत अति किया, अत्याचार किया, हिंदुत्व को बर्बाद किया और हिंदू राष्ट्र मंदिर में जाके पेशाब किया। यही प्रचंड पिछली गवर्नमेंट में, और यही दाल, यही प्रचंड दाल, ये पूर्व प्रधानमंत्री अच्छा, मंदिर में जाके पेशाब किया। इसको कोई अधिकार नहीं है तो हिंदू देश में रहने का। हिंदू से वोट ले रहा है, हिंदू को मार रहा है, हिंदू का पैसा लूट रहा है, विदेश में रख रहा है, और हिंदुत्व को ये करके धर्म परिवर्तन करा रहा है। तो कितना अत्याचार करेगा हिंदुत्व का ऊपर। इसीलिए इसका भी कोई अधिकार नहीं बोलने का, इसका टाइम खत्म हो गया। अब आइए आपका प्रश्न है केपी ओली में। केपी ओली ने 3,000 करोड़ कंबोडिया में टेली कम्युनिकेशन का शेयर लेके बैठा हुआ है। 3,000 करोड़ का हाँ, टेली कम्युनिकेशन का शेयर लेके बैठा हुआ है कंबोडिया का। ये रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड है। वो तो बिना नहीं देखा, उसने यस भी बोल दिया, उसका सिग्नेचर पता लग गया, नागरिकता पता लग गया, सिटीजन पता लग गया, सब कुछ। ये सब जितना भी मैंने बताया सब प्रमाणित हो चुके हैं। अच्छा। आप सर्च करने से यूट्यूब में मिलेगा, ऑनलाइन में मिलेगा, सारे वो दिखा रहा है नेपाल। उसका आईडी कार्ड भी दिखे। यानी इन 3 प्रधानमंत्रियों ने लूट लिया पूरा नेपाल। तो अरे जितना ये नेता के नाम में ये ठेकेदार लोग ने ये दलाल काम दलाल का किया, हत्या का किया, झूठ फर्दाफाश का किया, नेता तो नहीं बना।
इसलिए अमेरिका का डोनाल्ड ट्रम्प ने एक नाम दिया, उसको आप रखिए। नेपाल में पार्टी नहीं है, देयर इज नो एनी पार्टी इन नेपाल एक्सेप्ट कंपनी। उसको कंपनी में कन्वर्ट कर दिया पार्टी को, और नेता का नाम में ठग कन्वर्ट कर दिया। देयर इज नो एनी लीडर्स, ओनली चीटर्स आर देयर। तो अब ये तो मैंने नहीं बोला, अमेरिका का राष्ट्रपति बोला है, और इससे भी प्रमाणित है। तो उसको हम कितना प्रमाणित आपको देंगे, वो भी प्रमाणित है। राष्ट्रपति एक डोनाल्ड ट्रम्प यूएस का बोल रहा है, तो उसको तो हम बोलना पड़ेगा, उसका भाषा है ये तो। तो इसीलिए नेपाल में नेता जन्म नहीं हुआ आज तक। आज तक नेता जन्म नहीं हुआ है, ठग जन्म हुआ है। और किसी को खाने नहीं मिल रहा था, किसी सपना में भी नहीं सोचा होगा मैं मंत्री नाम में बैठूंगा, वो लोग भी बन गया, एक सपना हो गया। तो इसीलिए देश बर्बाद हुआ। आपकी कभी अभी रिसेंटली बालन शाह से कभी कोई बातचीत हुई? बालन शाह से बात नहीं हुई मेरा। हाँ। बालन शाह का जो काम मैं डेली देख रहा हूँ, और बालन शाह क्या क्या कर रहा है उसका मैं मॉनिटरिंग कर रहा हूँ। उनकी गवर्नमेंट ने किसी ने कोशिश करी आपसे संपर्क करने की? नहीं, उसका गवर्नमेंट में बहुत सांसद है, हमसे मिलते हैं। हाँ। मिलते हैं, बात करते हैं। एक बार बोला कि आप रवि को गाली मत दो बोल के कोई आदमी मेरे पास आए थे। वो ब्रीफ के शुरू से हो गए, पैसा वैसा था होगा, मेरे को जहाँ लग रहा है। मैंने बोला भाई वो ठग है, जाओ। उसने अमेरिका का 9 करोड़ खा के 9 लोन लेके भाग गया। अच्छा, आपको चुप करने के लिए अब वो पैसा वैसा सारा वो आया? क्योंकि वो तो पास्टर है ना। अच्छा। अमेरिका में भागा, नेपाल में भी ठगा, वो काम नहीं करता है कुछ भी, बोलता है और ठगता है और खाता है, घूमता है। अभी ये जनता को भी गुमराह करता है, जनता उसका पीछे है। जैसा माओवादी का पीछे लगा, आज बर्बाद हो गया, अब इसका पीछे लगा और बर्बाद होगा। तो इसीलिए बालन है वहाँ, हम बालन को वाच करता है, इसको वाच नहीं करता, ये कुछ नहीं है। अच्छा, बालन की क्या उम्र, एज क्या होगी अभी? 36 ईयर, 36 साल हो गया उसका। 36 साल की उम्र में एक देश की जिम्मेदारी मिलना, क्या लगता है कि देश के लिए ठीक है या फिर खतरा है? ऐसा है, बालन का 4 चीज़ बालन को देखना है। एक तो बहुत बड़ा चुनौती से निमटना है। वो चुनौती निमटने के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है भ्रष्टाचार का। सबसे बड़ा मुद्दा है आपका ये एक भ्रष्टाचार मुद्दा हो गया। सबसे बड़ा मुद्दा है आपका न्यायाधीश। नेपाल के सर्वोच्च न्यायालय में, नेपाल का सर्वोच्च न्यायालय सर्वोच्च सिंडिकेट है। नहीं, न्यायालय के सवाल पे मैं आऊंगा, यहाँ भ्रष्टाचार की आप बात कर रहे हैं। भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा भ्रष्टाचार है। सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार है, जहाँ रोजगार नहीं है। सबसे बड़ा मुद्दा आपका विकास है। तो बालन का तो ये चुनौती है ना। लेकिन भ्रष्टाचार तो मिटा ही नहीं पाएंगे, वो तो खुद आप कह रहे हो अमेरिका का आदमी है। अमेरिका का आदमी है, हाँ। लेकिन अब था, अब तुम अमेरिका का नाई बन के देश का हित में काम करो। जब उस टाइम में जरूरत था, ले लिया, सपोर्ट ले लिया, कर लिया। तो अब छोड़ दो, जब आ गया तो अब छोड़ दो। छोड़ के अभी अपना देश का युवा के लिए काम करो, देश में रोजगार के लिए काम करो, देश में विकास के लिए काम करो, और देश में जो विदेशी का प्लेटफॉर्म है उसको नाश कर दो, ख़त्म कर दो। विदेशी से कोई भी प्रचलित ना हो सके, इस तरीका का। लेकिन सर 7 महीने तो हो गए ना, 8 महीने हो गए, अब तक मंशा तो क्लियर हो जाती है कि कैसी मंशा है, देश के लिए है कि नहीं है। तो क्या लग रहा है कि लंबी चलेगी, चला पाएंगे बालन शाह, या फिर ये भी रुकेगी? सुशीला कार्की अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री बना, वो भी बालन ने बनाया। वो बालन का रिमोट कंट्रोल था। आप इससे समझ, सुशीला कार्की कोई नहीं था, नथिंग। अच्छा, शी वाज नथिंग, जस्ट रिमोट कंट्रोल ऑफ बालन। यहाँ ही आप, बालन का रिमोट कंट्रोल था। बालन ने बोलेगा ये कर दो, वही करना है। उससे ज़्यादा उसने ये सामान उठा के यहाँ से वहाँ नहीं रख सकती, उसका वो आदेश है। तो मान लीजिए अभी किस धारण में आप ले सकते हैं। ये सुशीला कार्की थी। सुशीला कार्की 6 महीने चला, बालन तो मेयर ही था। उसके बाद में बालन ने अपना पार्टी खोलने का कुछ कोशिश किया, नहीं हुआ। बाद में रवि लामछाने के पास चला गया, वो जो जिसने दुनिया को ठग के आया, बोलता खाली, करता कुछ नहीं है, नॉलेज नहीं है कुछ भी काम करने में। तो उस आदमी ने का साथ मिल के वो चुनाव लड़ा। 6 महीना में चुनाव हुआ। अभी 1 महीना इसका सरकार अभी होने जा रहा है, 1 महीना ये बैठा है। तो इसलिए आज तक का तो 6 महीना का तो इसका प्रोग्रेस रिपोर्ट जॉब मांगने से, जॉब कार्ड मांगने से तो नहीं चलेगा। अब 1 महीना का जॉब कार्ड मांगेंगे। उसके बाद में आप लोग को बोलेंगे कि बालन को बुलाइए, इसका नेपाल में चलेंगे, वही उसके साथ बैठ के ब्रॉडकास्ट करेंगे। मतलब बता भाई,
कितना आपने काम किया। बिल्कुल चलेंगे, पूछ के आएंगे। हाँ, पूछ के आएंगे कितना काम किया, और डायरेक्ट इंटरव्यू लेंगे, उसका प्रेजेंस ऑफ माइंड भी देखा जाएगा, कोऑर्डिनेशन कितना है, कहाँ है, कैसा है, वो भी जाना जाएगा, और टेक्निकल नो हाउ का भी बात हो जाएगा। और नेपाल में 1 करोड़ युवा 1 महीने में प्रचलित हो सकता है, ये मेरा दावा है और मैं करके दिखाऊंगा। अच्छा, मुझे सर ये बताइए कि नेपाल में क्या एक आम इंसान न्याय की उम्मीद कर सकता है? क्योंकि नेपाल में जैसा कि हमने पढ़ा, उच्चतम न्यायालय जो है नेपाल का, सर्वोच्च न्यायालय, ये भारत में उच्चतम न्यायालय बोलते हैं, वहाँ सर्वोच्च, यहाँ पे भी सर्वोच्च बोलते हैं। न्यायालय में जो न्यायाधीश है, जब वही पार्टी का महासचिव हो तो ये वास्तव में है ऐसा है, प्रमाण है। हाँ, तो अगर पार्टी का महासचिव देश की उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर हो, तो क्या उससे पार्टी के संबंध में कोई अगर केस आए, या देश ऐसा कोई केस आए जो पार्टी को खतरा हो सकता है, उसमें न्याय मिल सकता है? आपको क्या लगता है? कतई न्याय नहीं मिलेगा। इसलिए उसका नाम हमने, हमारा मंच ने रखा है कि सिंडिकेट, न्यायालय का नाम। हाँ, दलालों का सिंडिकेट। फिर वकील की पढ़ाई की क्या आवश्यकता है? नहीं, वकील को तो पीटा रवि लामछाने ने, बेल देने थे, वहाँ बॉयस करने जाऊंगा बोला, उसको पीट दिया, दादागिरी। अच्छा, हाँ, बोला मेरे को बेल दो, दादा तो बोलेगा मारेंगे। वो दादागिरी भी चल रहा है ना वहाँ। तो वो सिंडिकेट है ना, दलालों का सेंटर है वो, कि पार्टी का आदमी है वहाँ, पार्टी का आदमी जहाँ रहेगा वहाँ झमेला होगा ही होगा, स्वतंत्र प्रभाव से काम नहीं होगा। देखिए, वो भागबंडा है। अभी जैसे राजदूत बनते हैं, यहाँ राजदूत आते पार्टी का आते हैं, ये इनको क्या पता है दुनियादारी क्या है। पार्टी का आदमी आते हैं, पार्टी का आदमी आगे मैं बोलता मैं तो कांग्रेस पार्टी से हूँ, पहला उनका इंट्रोडक्शन होगा मैं कांग्रेस पार्टी से हूँ। तो ये क्या देश बनाएगा? क्या ये देश के लिए काम करेगा? क्या ये जनता के लिए न्याय देगा? क्या जनता का ये जो समस्या को समाधान करेगा? कतई सोच नहीं सकते। ये आप याद देखिए, राजदूत का सबसे बड़ा लुकाना, वो भी पार्टी वाइज होगा। अभी रामचंद्र पौडेल राष्ट्रपति का बेटा राजदूत है, उसको भेज दिया ऑस्ट्रेलिया में, बोला मेरा बेटा को ये, मैं भागबंडा, वो कांग्रेस का था। तो इसलिए भागबंडा में, अभी मान लीजिए मैं कांग्रेस पार्टी का, मेरे में अभी 10 राजदूत मेरा हाथ में, मेरा पार्टी के लिए ये हो गया, तो मैं 10 में से मेरा बेटा एक जाएगा, उसका बेटा एक जाएगा, उसका बेटा एक जाएगा, ऐसा ही है। तो वो क्या करेगा देश में? कुछ नहीं करेगा। वो और पैसा दे के जाएगा 10 करोड़ पार्टी फंड, पार्टी में हमको 10 करोड़ घुस दो तो अभी तुम राजदूत बनेगा। आप अभी 10 करोड़ है तो आप भी बन जाएगा। लेकिन अभी बाली सरकार में हम नहीं बोल सकता, इसको आरोप नहीं लगा रहा हूँ मैं, लेकिन पुराना बोले को आपका 10 भी नहीं चाहिए था, 5 करोड़ देते सीधा। लेकिन न्याय प्रणाली तो अभी भी वैसी चल रही है ना जैसे पहले चल रही थी। नहीं, अभी बालन हटाने के लिए उसने ऑर्डर आदेश किया है कि पार्टी का महासचिव नहीं रहेगा, अब कोई नहीं रहेगा, कोई पार्टी का आदमी नहीं रहेगा। कौन रहेगा उसमें? अभी स्वतंत्र प्रभाव से जो जांच दे के आएगा, सब पब्लिक सर्विस कमीशन दे के आएगा, वो रहेगा एक नंबर। ये कब तक होने की संभावना है? ये अभी ये 10-15 दिन में अगर नहीं हुआ तो फिर बालन को भी पकड़ेंगे, आप बालन सरकार को पकड़ेंगे, भाई क्यों नहीं हटा रहे हो? इसीलिए इसका आवश्यकता है। इसीलिए ये लोग पूरा बौखलाया है, माधव नेपाल, प्रचंड, ओली, गगन थापा, सब क्यों बखलाया है? इसलिए बखलाया है कि पार्टी का आदमी सब चला जाएगा तो ये तो जेल चला जाएगा, समर्थन कौन करेगा? यह है मुद्दा। इसलिए उसको बोलता है बालन को भगाओ। प्रणाली मजबूत होने का अर्थ ही है कि नेताओं की रातों की नींद उड़ जाना। हाँ, उड़ जाना। हाँ। उड़ चुका है ऑलरेडी। हाँ। तो इसीलिए इसके लिए बहुत बड़ा एक समस्या बना हुआ है, जटिल समस्या बालन का ऊपर आया हुआ है। उसके लिए हमने बालन को 3-4 दिन आगे भी हमने बोला है कि भाई तुम्हारा साथ हम देगा, इनको जोर से उखाड़ के फेंको। इतना मैंने उसको। अच्छा, हर विभाग इतना ही नहीं, और विभाग में देखिए, जो सीडीओ होता है, पहला आते उसका नमस्कार हजूर, मुझे आप वहाँ लेके चलो, मैं जिला जाना चाहता हूँ। तो बोला ठीक है, हम जो बोले गधा को गाय बोलेगा, गाय बोलना, गाय को कुत्ता बोल देना, कुत्ता बोल देना। बोला हाँ सर जी बोलूँगा। बोला ठीक है, तुम्हारा पोस्टिंग हो गया, जाओ। तो ये, और पैसा इतना। तो वो पार्टी का नहीं होगा, कार्यकर्ता टाइप नहीं हुआ तो क्या होगा फिर? तो इसीलिए जितने अधिकारी है, विभाग है, सब पार्टी का कार्यकर्ता झोले टाइप है, झोला बोकने वाले को झोले बोलता है। तो इस टाइप का काम कर। अच्छा, इसी को बोलते कि हर विभाग में पार्टियों का वो भागबंडा हिंदी में बोले तो क्या? बंटवारा। अच्छा, चाहे वो सत्ता में पार्टी है चाहे नहीं है। नहीं, वो देखा जाता है कि आपका कौन पार्टी है। कांग्रेस है, आप सत्ता में नहीं है। हाँ। लेकिन आप तो पुराना पार्टी है। हाँ। तो आपको कम से कम 10 तो मिलेगा ही मिलेगा। अगर 100 जगह होगा तो 10 तो आपको मिलेगा। हाँ। और जो सत्ता में है उसको तो 20 मिलेगा।
30 अच्छा, मिलेगा। मतलब जितने वितने की सेटिंग होनी चाहिए हाँ सेटिंग होनी, विभागों में। हाँ विभागों में नहीं, वो मतलब आपस में मिलकर तय करेगा इसको यहाँ, इसको यहाँ, इसको यहाँ, अच्छा। इसको। हाँ विभाग का तो जरूरत नहीं है। ये लोकतंत्र की कैटेगरी में तो नहीं आएगा, ये किसकी कैटेगरी में मानते हैं आप इसको? लूट तंत्र कैटेगरी में, लूट तंत्र क्या? देश सत्यानाश करने का कैटेगरी में, हाँ। और ब्लैक तंत्र कैटेगरी में। ये सब तंत्र ही नहीं है नेपाल में। लोग का तो वो तो डोनाल्ड ट्रम्प ने सब बोल दिया ना, ठग है, लोकतंत्र नहीं है, और कंपनी पार्टी नहीं है, कंपनी है। तो भारत से कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा सर आप लोगों को? भारत से ऐसा है, हम्म, भारत का 50 मुद्दा, हम्म, 50 समस्या, 50 कार दिमाग लगाते। तो अभी बालन ने भारत से तो समर्थन नहीं लिया, अमेरिका से लिया पैसा खाली, उसका बाद में जीत लिया, मैंडेट ले आया। मैंडेट तो इसलिए भी ले आया क्योंकि अभी अगर आप भी जाके खड़ा होते हैं साहब, माननीय साहब, अगर आप जाके वहाँ खड़ा होते तो आपको भी वोट देते। जनता तंग हो चुका था, खाली बोतल के बैठना और जनता कुछ बोलेगा तो पुलिस का लाठी लगा के जेल में डालना, यही काम ये लोग करता था, और गोली ठोकना। नहीं, मैं सर सवाल मेरा इसलिए ये बनता है कि नेपाल जो है भारत का एक पड़ोसी मुल्क है, ठीक है, और एक पड़ोसी में अगर ऐसी कोई गतिविधि होने लगे जो नुकसानदायक हो और हमारे खुद के लिए दिक्कत में हो, अब पड़ोस में कोई आतंकवादी आकर बस जाए तो उससे दिक्कत खाली उसको तो नहीं है, हमें भी है, भारत को तो है, पक्का है। भारत को है, हिंदुत्व को है, हिंदुत्व को खतरा है। और तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि भारत ने कभी आपसे कभी मुलाकात नहीं करी है, भारत ने कभी पेशकश नहीं, क्योंकि पता तो होगा उनको भी, ऐसा तो है नहीं कि भारत को नहीं पता। भारत को जब ये पता है कि रशिया में क्या चल रहा है, भारत को जब ये पता है अमेरिका में क्या चल रहा है, दुबई में क्या चल रहा है, पाकिस्तान में क्या चल रहा है, तो नेपाल में क्या चल रहा है ये भी पता होगा। तो भारत ने कभी पेशकश नहीं करी, आपने कभी उनसे मुलाकात नहीं करी, क्या इतनी सन्नाटा क्यों है इस मामले पर? ऐसा है, भारत अगर चाहता है नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाए तो इनका 3 घंटा का काम है। अच्छा, बना सकता है भारत चाहे तो? 3 घंटा कैसे? अरे रॉ इनका ही है, हाँ, कूटनीति यही करेंगे। हाँ, रॉ का काम है कूटनीति करना। हाँ, उसके बाद में सारे सामान यहाँ से जाता है, बॉर्डर में पार होना ही पड़ेगा। उसके बाद में आपका देखिए, यहाँ 3 करोड़ नेपाली है, इनको भारत, नेपाल के ही नेपाली यहाँ काम दे रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं। अगर रोजगार नहीं देगा तो उनका फैमिली कैसे चलेगा नेपाल में? 2 करोड़ 64 वोट था, ओनली 99 लाख से वोट दिया, और बाकी का है ही नहीं। तो इसीलिए क्या है कि भारत चाहे सारा नेपाली को, यहाँ का जितना भी नेपाली, बॉम्बे में आपका 15 लाख है, तो गुजरात में 13 लाख है, दिल्ली में 18 लाख है, उसमें आपका मध्य प्रदेश में 6 लाख है। तो ये सब नेपाली को बोल दे, तुम लोग आंदोलन वोट करो। दे। हाँ, नहीं आंदोलन कर दो, हाँ। हिंदू राष्ट्र के खिलाफ, हाँ। हर इस राज्य से जुलूस उठाओ, तो ये बाउंड हो जाएगा नेपाल। नहीं, इससे भी तो आसान मुझे ये लगता है कि इनको बोल दें कि भैया आपकी पेड छुट्टियां हैं, मतलब छुट्टी जो करोगे वोट डालने के लिए, उसकी आपकी कोई सैलरी वगैरह नहीं कटेगी, आप जाइए, और टिकट की अगर व्यवस्था नहीं है तो वो भी हम कर देते हैं, आप खाली वोट ही डाल के आ जाओ। वो जैसे हिंदू राष्ट्र के सपोर्ट में जो सरकार खड़ी हो रही है उसे जिता दो। ये भारत नहीं किया है ना। हाँ। इसीलिए तो ये भारत नहीं करने का वजह से तो ये वोट नहीं पड़ रहा। अगर भारत ये कर दे तब तो होता, और हिंदू को वोट डालो, हिंदू भी जीता। लेकिन नेपाल में हिंदुवादी पार्टी भी तो नहीं है, किसको बांटेगा? अभी हिंदुवादी पार्टी को राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी बोलते हैं, राजेंद्र लिंगदेल लेट कर रहा है, वो खुद ही हिंदू नहीं चाहता है, पार्टी तो है लेकिन हिंदू के पक्ष में नहीं है, ये तो कोई बोल ही नहीं सकता। तो सर आप अपनी पार्टी क्यों नहीं लॉन्च कर देते हैं? नहीं, अभी ऐसा है, हमारा अभी हमने बोला है कि हमारा कुछ अपना भी काम है, कुछ छोटा मोटा है, ये होते ही नेपाल में जाके 3 महीना में हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर कर देंगे। अभी तो बारी हमारा ही है ना, सब खत्म हो गया सबका, माओइस्ट का हो गया, बारी आया चला गया, कांग्रेस का बारी आया चला गया, कम्युनिस्ट का बारी आया चला गया, उसका बाद जेएनजी का बारी आया चला गया, अब तो हिंदुत्व की बारी है ना, अब किसी का बारी नहीं है। तो इसलिए हमारा बारी भी है, समय भी है, और हम जाएंगे। और बालन अगर चूक गया, बालन सरकार हिंदू राष्ट्र लिखने में, तो बालन को भी बुढ़ी बिस्तरा बांधने में समय नहीं लगेगा। अच्छा, आप एक बहुत लंबे अरसे से भारत में रहे हैं
और भारत के सरकारी उच्च पदों पे भी रहे, आईएएस अधिकारी रहे। आपको क्या लगता है कि जो सरकार अभी वर्तमान में है, मोदी गवर्नमेंट या भाजपा की जो सरकार है, ये बात बात पर हिंदुत्व की बात करती है, सनातन धर्म की बात करती है, तो क्या ये सरकार वास्तव में भारत में रहकर हिंदुत्व के लिए काम कर रही है या सिर्फ काम के नाम पर, हिंदुत्व के नाम पे हिंदुओं को लॉलीपॉप दिया जा रहा है? ऐसा है, इसमें हमने बहुत अच्छा मुद्दा है। भारत जब मोदी सरकार बना था, कोरोना काल में बोला थाली पीटो, पीट दिया। कोरोना काल में बोला तुम छत में बैठ के बत्ती जालो बालो, मोमबत्ती बलाओ, बाल लिया। अगर उस टाइम में मोदी जी ये बोल देते हिंदू राष्ट्र लिखो, तो सब लिखते था। हाँ, आप इसमें क्यों नहीं आते? आप लोग अपना अपना एनालिसिस करिए, मेरा तो एनालिसिस है। अगर उस टाइम में सब छोड़ के, थाली बजाओ भी छोड़ के, मोमबत्ती वाला छोड़ के, बोला कि ऊपर लेके सब कागज में एक एक उसमें पर्ची में हिंदू राष्ट्र लिख के मुझे भेजो हमारे सेंटर में, तो सब भेजते। बिल्कुल। तब हिंदू राष्ट्र हो जाता, तो वहाँ पर रखते। तो ये भी तो क्या मतलब लगता, मतलब इनकी खुद की मंशा नहीं है हिंदू राष्ट्र बनाने की? ये तो अब ये जानेंगे ना, अब ये लोग बताएंगे अभी मंशा है सर, ये, लेकिन ये रास्ता था। आप आईएएस रहे हो तो जानकारी तो है, बताना नहीं चाह रहे वो अलग बात है। नहीं, ये मतलब ये कर सकते थे उस टाइम में, पर्ची लेके भेजो, भेज देता। अच्छा, अभी क्या लग रहा है कि हिंदुओं के लिए काम हो रहा है या फिर बस एक छलावा चल रहा है हिंदुओं के साथ? अब जो कुछ पॉलिसीज अभी आई हैं देखने को, जैसे आप यहाँ पर हैं या यूजीसी भी आया है और आरक्षण। यूजीसी तो नहीं होगा, अब है नहीं होगा, यूजीसी नहीं होगा। अच्छा, अभी 11 साल में हमारा मोदी सरकार का बिल अभी खारिज हुआ। ये बात फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड हुआ। महिला आरक्षण वाला। हाँ, महिला आरक्षण वाला, उसमें बहुत बिल थे, 3 बिल थे। तो इसीलिए अभी ऐसा है कि अभी आगे जनता का क्या निर्णय होता है और जनता का सोच कैसा बदलता है, ये लोकतंत्र में सोच बदलते रहता है। तो इसीलिए अभी जनता का बीच में जाना है, जनता का इशू करना है, और जितना काम हो गया, कितना फ़ायदेमंद है, कितना जनता को फ़ायदा हुआ, कितना जनता को लॉस हुआ, वो तो सब जनता बताएंगे। कौन कितना तबलीग पे है वो तो जनता ही बता पाएंगे। उसका सर्वे करना पड़ेगा। उस पर हम अभी हम नेपाल का सर्वे इसलिए कर रहे हैं कि नेपाल में ज़्यादातर हिंदुत्व है, तो नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाना बहुत जरूरी है, बेहद जरूरी है। और हमारे साथ सारा साधु संत का सब पे समर्थन है, सारे अखाड़ा परिषद का समर्थन है, ये जो आपका साधु संत का अध्यक्ष है जन अखाड़ा का, उनका समर्थन है, सबका समर्थन है। इसलिए नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाए, उसके बाद में भारत का हिंदू राष्ट्र अगर मोदी जी। अच्छा, खबर सर ये है कि नेपाल के अंदर यीशु को पढ़ाया जा रहा है, यीशु पढ़ाया जा रहा है। हाँ, यीशु पढ़ाते। क्या आवश्यकता है उसकी? नहीं, वो ये तो ये लोग नहीं कर रहा था ना, पिछले गवर्नमेंट ने कर रहा था कि बोला तुम लोग यीशु पढ़ो, जीशु पढ़ो, ये पैसा लो। तो मास्टर को 80,000 1 लाख रुपया महीना एक्स्ट्रा मिलता था। ये लो 1 लाख रुपया लो और ये सब्जेक्ट पढ़ा दो, ये बना दो बच्चा को। और हिंदू धर्म की कुछ चीज़ें नहीं, वो पैसा मिला नहीं, हिंदू को तो बात ही नहीं करेगा ना। अब वहाँ संस्कृत पढ़ाना चाहिए, वहाँ वेद पढ़ाना चाहिए वहाँ, लेकिन उसका तो बालन ने आगे रोका है कुछ या चल रहा है वैसे ही? नहीं, अभी बालन आने से थोड़ा चेंजेस आया है स्कूल में, क्योंकि बोर्डिंग स्कूल भी सब बन होनी चाहिए। बोर्डिंग स्कूल में पैसा ही नहीं है तो कौन पढ़ाएगा? वो लूट तंत्र है, वो भी एक लूट तंत्र है। और बोर्डिंग स्कूल की जगह इन लोग का 50-50 पार्टनर में है, इन लोग का साझेदार में है। ये धर्म परिवर्तन की क्या स्थिति है नेपाल में? 15,000 रुपये लेकर रवि लामछन ने अपने एरिया में सांसद था, 15,000 रुपये लेता था, धर्म परिवर्तन कराता था। किस धर्म में सबसे ज़्यादा कन्वर्ट करने का टारगेट मिलता है गवर्नमेंट को? नहीं, वो इस पे अभी वहाँ देख के पैसा कौन कितना दे रहा है। अच्छा, नेपाल में देखिए पैसा तोला जाता है। अच्छा, अभी आप 10,000 देगा तो मुस्लिम में जाइए, 15,000 देगा तो ईसाई में जाइए। ये है, ईसाई ज़्यादा पैसा दे रहे हैं धर्म परिवर्तन कराने का। अरे बहुत पैसा है इसे का। अभी 1200 करोड़ तो जो बाइडेन ने दिया, और अमेरिका का संसद में हंगामा हुआ। अमेरिका का संसद में हंगामा हुआ। जो बाइडेन ने 1200 करोड़ रुपए किसको दिए? रवि को। रवि कौन? वो जो राष्ट्रीय नागरिकता परिचय पत्र बनाने के लिए। कौन है वो, क्या पद है रवि का? वो अभी तो राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी का अध्यक्ष है ना। अच्छा, उनको 1200 करोड़ दिए कि धर्म परिवर्तन कराओ जी इसमें क्रिश्चियंस में। वो तो राष्ट्रीय परिचय पत्र। और नेपाल वाणिज्य बैंक से 16 अरब रुपया लोन लिया। अच्छा, वो एक स्कीम के तहत लिया है। हाँ, जितना खर्चा होगा 16 अरब रुपया वाणिज्य बैंक से लिया, नेपाल सरकार से। क्या किस लिए, क्या काम करना था? वो जो राष्ट्रीय परिचय पत्र बनाना था। उसकी आवश्यकता क्या थी? था ही नहीं, वो लोग इनडायरेक्ट क्रिश्चियन बनाना था, पैसा भरना था। हाँ। अच्छा, मुस्लिम धर्म जैसे चलिए, क्रिश्चियन बनाने के लिए तो अमेरिका फंडिंग कर रहा है। हाँ। मुस्लिम धर्म में परिवर्तन करने के लिए कौन फंडिंग कर रहा है? बांग्लादेश से जा रहे, यही जा रहे। उस दिन भी बांग्लादेश तो खुद इतना पैसा है नहीं, उसके पास। बांग्लादेश से जा रहे।
ऐसा है ना, मुस्लिम का जहाँ भी हो एक हो जाता है। हाँ, अच्छा। मुस्लिम एक होता है, और जो मुस्लिम अरब कंट्री है ना, अभी 60 कंट्री है ना, वहाँ से भी पैसा जाता है। हाँ, मतलब और मुस्लिम कंट्री, क्योंकि बांग्लादेश के पास मुझे लगा अभी खुद ही ऐसी बांग्लादेश के तो मौलवी जाते हैं। अच्छा अच्छा। उन लोग तो ट्रेनर तो एक चाहिए ना, फैकल्टी चाहिए, उनको फैकल्टी बोला जाता है। अच्छा अच्छा। फैकल्टी को ले जाके वहाँ, और मधेश में ज़्यादा मुस्लिम परिवर्तन करा दिया, पहाड़ी में ईसाई परिवर्तन करा दिया। ये समस्या है, और इन लोग ही कराता है, सांसद कराते हैं। तो अरे आपका एरिया में आप बैठे हैं, 5,000 1 लाख 2 लाख जनता है, तो आप कौन आगे गया, कौन आगे नहीं गया, किसने धर्म परिवर्तन किया, आपको तो मिनट में पता लग जाएगा। तो आप पुलिस को बोले इसको अरेस्ट करो, अरेस्ट हो जाएगा। तो आप नहीं बोलते हैं, उल्टा लेते हैं 15,000 रुपये, लो जाओ जो करना है। अच्छा, एक संविधान नहीं बन पाया, इसका क्या मतलब है कहने का? कि आप भी कई बार बोल चुके हैं कि एक संविधान नहीं बना। नहीं, कॉपी कर लिया ये लोग ने। संविधान बनाने प्रेसिडेंट मैंने है ही नहीं। संविधान बनता है आपका जोग्राफिकल एरिया ऑफ दी कंट्री बेस करना पड़ता है। लिटरेसी क्या है, क्या परसेंटेज है, और जीडीपी क्या है उस देश का। उसके बाद में आपका कितना मेल कितना फीमेल, उसके बाद में आपका क्या विकास क्या है, और ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन क्या है, और जनता का प्रेजेंस ऑफ माइंड क्या है, और कितना जाति जनता रहते हैं वहाँ, उनका क्या विचार है, और कितना गरीबी है, और कितना धनी है, कितना गरीब है, और किसका एम्प्लॉयमेंट है, कितना एम्प्लॉयमेंट नहीं है, और हमारा उसमें जोग्राफिकल एरिया के हिसाब से हमारा उसमें क्या खेती हो सकता है, हम क्या कर सकता है, ये सबको मद्देनजर रखना पड़ता है। तभी जाके एनालिसिस होता है संविधान का। जो जहाँ जो देखा वो कॉपी कर दिया, संविधान बनेगा क्या? इसलिए वो कॉपी संविधान है, कॉपी एंड पेस्ट संविधान है। धारा भी थोड़ा ये लोग क्या कर दिया है कि थोड़ा ऊपर नीचे कर दिया है। धारा 25 को 26 बना दिया, 27 को 25 बना दिया। इतने फर्क है, और कुछ भी फर्क नहीं है। मतलब संविधान नहीं बनाया, एडिटिंग कर दी। हाँ, पूरा कॉपी कर दिया। संविधान तो बना, इनके पास दिमाग कहाँ है, खाली लूटतंत्र ठगतंत्र, खाली 2 नंबर ही में। और आपको MOU के नाम में पैसा दो, हम साइन करेगा। वो क्या साइन कर रहा है वो पता नहीं। आप पैसा दीजिए 1-2 करोड़ रुपया और साइन कराइए। अच्छा, आप कह रहे हैं हिंदू साम्राज्य का हत्या हो रहा है, लोकतंत्र आया कि नहीं आया, कंफ्यूज हो आप, क्या मामला ये? नहीं, अरे लोकतंत्र कहाँ आया? नेपाल में लोकतंत्र है ही नहीं ना। हाँ। लोकतंत्र होगा तो ऐसा अत्याचार होता है क्या? हाँ। लोकतंत्र के नाम में राजा का हत्या कर दिया गया, राष्ट्रस्था का। अगर लोकतंत्र होता तो हत्या नहीं होता। जहाँ हत्या हो गया वो लोकतंत्र नहीं है, वो तो आतंक तंत्र है। जो आप देखिए, यूएनओ ने जब तक MCC पास नहीं हुआ 15 साल तक बाबूराम प्रचंडा सबको आतंकवाद में रख दिया है। आतंकवाद लिस्ट से नाम नहीं हटाया। ये लोग ने जब तब विदेश भ्रमण भी नहीं हुआ वो लोग का कभी। जब ये लोग ने MCC पास किया उस टाइम में डील किया, ठीक है हमारा नाम आतंकवाद से हटाओ, हम तुम्हारा MCC बिल पास करेगा। ये इन लोग का डील हुआ। डील होने तो आतंकवाद में तो नाम है ही, आप रिकॉर्ड है ही अभी, लेकिन अभी हटाया खाली MCC का चक्कर में। अंत में एक सवाल आपके लिए, दो सलाह आपकी लेना चाहेंगे। पहली सलाह, बालन शाह को क्या कहना चाहोगे? और दूसरा, नरेंद्र मोदी जी को क्या कहना चाहोगे कि नरेंद्र मोदी क्या करें जिससे नेपाल की कंडीशन थोड़ी सुधरे, और बालन शाह क्या करें जो नेपाल की स्थिति खराब होती जा रही है वो सुधरे? और तीसरा, अगर कोई कुछ नहीं करता है तो आपकी जो संस्था है वो क्या करेगी? ऐसा है, अब हम ये कहना चाहता हूँ कि बालन सरकार को ये जो भागबंडा में जो अधिकारी पड़े हुए उनको तत्काल प्रकार से उखाड़ के फेंको, जड़ से। ठीक है। 1 2 नंबर, जितना भागबंडा में जो राजदूत बने हुए हैं, पैसा देके आ रहे हैं, इनको भी उखाड़ के फेंको। वहाँ में फॉरेन सर्विस का अधिकारी को अपॉइंटमेंट करो। 3 नंबर में जितना DM है, जितना ADM है, जो पार्टी का है, उनको भी उखाड़ के फेंको। और न्यू रेफरेंडम करना पड़ेगा, नहीं तो वहाँ में नहीं चल सकता। बालन को ही उखाड़ के फेंक देंगे। अच्छा, मोदी जी को क्या कहेंगे? इसीलिए, और हिंदू राष्ट्र लिखे बालन, हिंदू राष्ट्र करने में उसका कोई दिक्कत नहीं है। और राष्ट्रपति की जगह में राजा को संशोधन करके राजा को रखे। मोदी जी से क्या कहेंगे आप? और मोदी जी से हम ये कहेंगे, जब आप पहाड़ों में, नेपाल में तो इन्होंने तपस्या किया था, तो नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाने में मोदी जी को पूरा फुल्ली सपोर्ट करनी चाहिए। और खुल के, खाली चुप से नहीं, कूटनीति से नहीं, ओपनली आकर हिंदू राष्ट्र लिखो। ओपनली तो भारत में नहीं कर पा रहे हो तो नहीं, नेपाल को कर सकता है। अच्छा, नेपाल में दिक्कत नहीं है। हाँ। नेपाल में तो है ही नहीं जनता। हाँ। वो तो इनका जितना रॉ है वहाँ उतना जनता नहीं होगा। अच्छा, और अंत में आपकी जो संस्था अंत में हम ये कहना चाहता हूँ, ये कर ले। अगर नहीं होता है दोनों से कहीं भी,
तब तो हमारा मंच साधु संत तो हमारे साथ है ही, समर्थन है, सब लेके नेपाल में एक युद्ध होगा, धर्म युद्ध होगा और हिंदू राष्ट्र घोषणा होगा। उस टाइम में फिर हम लोग दिखाएंगे हिंदू राष्ट्र कैसा बना, क्यों बनाना पड़ा, क्यों बनाया गया है और किस किस का समर्थन मिला है, तो इतिहास में नाम लिखेंगे। तब किस किस का नाम छूट जाएगा वो हम नहीं बता पाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विष्णु जी, आपका बहुत शानदार पॉडकास्ट रहा आज हमारा। आज हमने सोशल मीडिया पे जो तमाम मिथ फैले हुए थे, झूठ फैले हुए थे, उनसे पर्दा उठाने की कोशिश करी। साथ में कुछ हिंदुस्तान की भी बात हुई और वो इसलिए भी ज़रूरी थी क्योंकि मंशा साफ होनी चाहिए, चाहे वो पड़ोसी की हो, चाहे हमारे खुद के घर की हो। और यहाँ पर लगता है कि कहीं ना कहीं हिंदुस्तान में भी कुछ तो खामियां चल रही हैं, जिस वजह से पड़ोसी मुल्क जो है, जो एक वक्त में हिंदू राष्ट्र तक बन गया था, और हम लोग मिसाल देते थे कि एक नेपाल ने एक कर दिखाया कि हिंदू राष्ट्र बना दिया, एक छोटा देश है और उसने अपने आप को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया, ये गट्स दिखाई, हिम्मत दिखाई। तो हिंदुस्तान में ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? तो ये मिसाल धीरे धीरे अब दोबारा उठने लग गई है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो जो स्थिति नेपाल में हुई है हिंदू राष्ट्र बनने के बाद और हटाने के बाद, वहाँ पे किस हिसाब से तख्ते पलट हुए, तो वो स्थिति भारत में ना आए, इससे पहले हमें सतर्क होने की ज़रूरत है और नरेंद्र मोदी जी को सतर्क होने की ज़रूरत है कि कुछ चीज़ों से सख्ती से निपटा जाए, अन्यथा स्थिति ऐसा ना हो कि हम लोग नेपाल की तरह बढ़ जाए, नेपाल की तरह स्थिति यहाँ पर भी हो। विष्णु जी, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस पॉडकास्ट में आए, आपने सब सवालों का बेखौफ रूप से जवाब दिया, बिल्कुल डरे नहीं, हालांकि वो आपका नेचर है। लेकिन जिस हिसाब से आपने बालन के बारे में, ओली के बारे में, नरेंद्र मोदी जी के बारे में, हिंदू राष्ट्र के बारे में बात करी, उसका आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, स्वागत। धन्यवाद। आप लोग ने बुलाया, 2-4 हमको समय दिया, 2-4 शब्द बोलने के लिए। और संपूर्ण जनता, जितना हमारा 113 करोड़ सनातनी भाई बहन है देश में, विश्व में, उनको भी वहाँ तक पहुँचाने के लिए आप लोग के आवाज़ बने, आप लोग एक माध्यम बने, उसके लिए मैं आप लोग का संपूर्ण टीम को हार्दिक धन्यवाद देते, आभारी होते हुए विदा लेता हूँ। प्रणाम, नमस्कार।